गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन। आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन के अंदर अपन ने पढ़ा था आवृतबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन अपन पढ़े थे। आवृतबीजी पादप है, इनके अंदर जनन की दो विधियां अपन ने पढ़ी थी। एक कौन सी आपकी अलैंगिक जनन और दूसरी आपकी लैंगिक जनन है। पहली इकाई का पहला चैप्टर है। पहली इकाई के लिए मैंने अंक डिवाइड किए थे, 4 अंक है। 4 अंकों में से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। दोनों जनन अपन ने पढ़े थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके अंदर पहला जनन आता है वह आपका आवृतबीजी पादपों के अंदर 2 प्रकार के जनन होते हैं। इसके अंदर पहला है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल अपन ने इस पूरे चैप्टर की है आउटलाइन पढ़ ली थी। अलैंगिक जनन 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा था। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? यानी ऐसा जनन जिसमें से पादप के किसी कायिक भाग द्वारा नवपादप का यदि निर्माण होता है तो उसको अपने अलैंगिक की श्रेणी के अंदर आता है, लेकिन उसको अपन कायिक जनन है, अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपका अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना ही यदि पादप का निर्माण होता है, नई संतति का निर्माण होता है, तो ऐसा जनन कौन सा जनन कहलाता है? आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी ऐसा जनन है जिसमें जनन की परिभाषा आपने पढ़ी थी। जनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया आपकी जनन कहलाती है। जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों करते हैं जीव? जनन क्यों करते हैं? अपने समान जीव उत्पन्न करने के लिए जीव जनन करते हैं। जनन क्यों करते हैं? अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा ऐसा जनन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा बिना अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन है तथा युग्मक संलयन है। अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना ही संतति उत्पन्न होती है, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन है, इसको अपन असंग जनन के नाम से भी जानते हैं। ये अलैंगिक यानी ऐसा जनन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा
युग्मक संलयन के बिना ही संतति उत्पन्न होती है। युग्मक का संलयन भी नहीं होगा। मैंने कल भी आपको बताया था, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन के अंदर दो युग्मक होते हैं, अगुणित युग्मक होते हैं। ये अगुणित युग्मक जब आपस के अंदर मिलकर के यदि द्विगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं अर्थात युग्मज का निर्माण करते हैं, ये अगुणित है, यहाँ पर n है, लेकिन द्विगुणित कोशिका यानी युग्मज का जब निर्माण होगा तो ऐसा जनन क्या होगा, आपका लैंगिक जनन होगा। लेकिन इसमें युग्मक संलयन है वो नहीं होता है। यहाँ पर देखो युग्मकों का संलयन हुआ, ये मानो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, दोनों का आपका संलयन हुआ। संलयन के दौरान जो कोशिका बनी वो द्विगुणित बनी है 2n। तो ऐसा जनन कौन सा जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन के अंदर आपका युग्मकों का संलयन है वो नहीं होता है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसी प्रकार के जनन में पादपों का विकास व कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन है। पादपों का विकास कोशिकाओं में किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का विकास होता है। पैरा चेंज करके लिखना है। इसे जनन में पादपों के कोशिकाओं का विकास इस जनन में पादपों की कोशिकाओं का विकास समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा पादपों में कोशिकाओं का विकास होता है। अलैंगिक जनन के दौरान जो पादप होगी, जो संततियां होंगी, वो संततियां अपने जनक पादप के समान होंगी। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विधि के द्वारा जो उत्पन्न पौधे हैं वो आनुवंशिक रूप से अपने जनक पादप के बिल्कुल समान होते हैं। इसे जनन के दौरान उत्पन्न संतति पादप अपने जनक पादप के समान होते हैं। इस प्रकार के जनन में जो प्राप्त पौधे हैं वो बिल्कुल आनुवंशिक रूप से भी अपने जनक पादप के बिल्कुल समान होते हैं। इस जनन के दौरान उत्पन्न संतति पादप अपने जनक पादप के समान उत्पन्न होते हैं। आनुवंशिक रूप से भी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। तो इस जनन के दौरान उत्पन्न संतति पादप, यहां पर यदि लिखो तो ये भी लिख दो कि आनुवंशिक रूप से अपने जनक पादप के समान होते हैं। किसी प्रकार का कोई इसके अंदर अंतर नहीं होता है, विभिन्नता नहीं होती है। एक तो देखो समानता होती है और एक विभिन्नता होती है। विभिन्नता किसे कहते हैं, जनक जीवों से संतति में आए लक्षणों में अंतर को। भाई जो पादप है चाहे जंतु है बिल्कुल अपने जनक पादप के समान है, यदि उसमें नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। जो असमानता आई ना लैंगिक जनन के दौरान, जो अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होगी उस संतति के अंदर जो आनुवंशिक रूप से अपने
के समान नहीं होते, उनके अंदर थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? जैसे एक ही माता पिता है, एक ही माता पिता से विभिन्न संतानें हैं, वो संतानें एक समान आपकी नहीं होती हैं। दोनों के अंदर दो संतानें, तो दोनों के अंदर गुणों के अंदर भी अंतर होता है, उसके रंग के अंदर भी अंतर हो सकता है, थोड़े बहुत विभिन्नता होगी। जबकि माता पिता सेम है, ये विभिन्नता कैसे आई, क्यों आई, कहां से आई, कैसे आई कि युग्मक संलयन है। जब युग्मकों का आपका संलयन हो रहा है तो युग्मक है, पहली जो संतान होती है उस समय जो युग्मकों ने जिन्होंने भाग लिया था वो अलग लक्षणों वाले थे, और दूसरे जो युग्मक भाग लिए दूसरी संतान में, जो वो उनके लक्षण है वो अलग होंगे, जिसके कारण से ये संतान के अंदर विभिन्नता आती है। एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक आपकी इंटेलिजेंट है, एक आपकी कमजोर है, एक शरीर के अंदर हष्ट-पुष्ट है तो दूसरी शरीर के अंदर दुबली पतली है। उसका भी यही कारण है। क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो गमन करते हैं वो गमन करने जीनों के द्वारा करते हैं, और जीन आपके क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। अब पहली जो संतान हुई थी उस समय जो जीनों ने भाग लिया वो जीन मानव लक्षणों के अंदर अलग थे, और दूसरी जो संतान उत्पन्न हुई उस समय जिन जीनों ने भाग लिया वो जीन अलग थे, जिसके कारण से इनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर तो जो प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल समान ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर अपने अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के तहत एगुणित युग्मक बने, और एगुणित युग्मक से फिर युग्मनज का निर्माण हुआ, जिसके कारण से ये लैंगिक जनन के दौरान आपकी विभिन्नता आती है। जबकि अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होगी इसके अंदर किसी प्रकार की कोई विभिन्नता आपके नहीं होती है। आनुवंशिक रूप से भी अपना जो जनक पादप होता है वो जनक पादप के समान ही संतति उत्पन्न होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन अपने कल आउटलाइन के अंदर पढ़ा था। अलैंगिक जनन आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका अनिषेक बीजता और दूसरा अपने पढ़ा था कायिकी। तो ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन अपने दो प्रकार के बनेंगे, कल आउटलाइन के अंदर पढ़ लिया था। या आपको ऐसा जनन है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना ही संतति उत्पन्न होती है, तो उसको अपन अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात ऐसा जनन है जिसमें जो संतति उत्पन्न होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के बिना और युग्मक संलयन के बिना उत्पन्न होती है। अर्थात समसूत्री विभाजन के द्वारा यदि संतति उत्पन्न होती है तो वह क्या कहलाता है? आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन के दौरान पादपों की कोशिकाओं का विकास समसूत्री विभाजन के दौरान होता है। समसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन के अंदर मेरे क्रोमोसोम की संख्या आपकी आधी हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन के अंदर समसूत्री विभाजन है क्या? मियोसिस माइटोसिस है क्या? समसूत्री विभाजन है क्या? ऐसा विभाजन जिसमें संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, समान ही यदि पाई जाती है तो उसको अपन समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी ऐसा विभाजन जो जनक कोशिका में जितने क्रोमोसोम की संख्या होती है उतनी ही संख्या यदि संतति कोशिका में भी होती है तो उसको अपन समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आपकी आधी रह जाती है। यदि जैसे 46 क्रोमोसोम की संख्या है तो संतति कोशिका के अंदर कितनी होगी? 23 हो जाती है, तो ये क्या होगा? आधे हो गए। इसका मतलब ये कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन है। लैंगिक जनन के दौरान आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन के दौरान, और इस जनन के दौरान जो उत्पन्न संतति है, संतति पादप है, वो आनुवंशिक रूप से भी बिल्कुल अपने जनक पादप के समान होते हैं, इनके अंदर भी कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार का जनन है वो आपका अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के बारे में आपने पढ़ा था। अलैंगिक जनन भी अपन दो प्रकार का होता है।
दो भागों में बांटा गया है। एक आपका अनिषेक बीजता, फर्स्ट है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता एक मोस्पर में यहां पर मैंने इसकी परिभाषा कल आपको बता दी थी। यहां ए का मतलब है बिना, बिना, ए का मतलब है बिना, और गेम्स का मतलब है निषेचन, और स्पर्म का मतलब है निषेचन। यानी बिना निषेचन के ही जब बीज का निर्माण होता है तो ऐसा निषेचन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन अनिषेक बीजता कहलाता है। यानी बिना, इसमें जो प्रवर्धन होता है वो बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन इन बीजों का विकास अर्धसूत्रण का युग्मक संलयन से नहीं होता है। तो यानी बिना निषेचन के ही यदि बीज, यानी पौधे का निर्माण होगा वो तो किसके द्वारा होगा? बीज के द्वारा होगा। पादप तो नवपादप बनेगा ना, वो तो बीज के द्वारा बनेगा इसमें, लेकिन वो बीज कहाँ होगा? बीज कैसे बनेगा? बीज है, बीज का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नहीं बनेगा, नहीं होगा। यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण, पौधे का निर्माण, प्रवर्धन तो किसके द्वारा होगा? बीज के द्वारा होगा। लेकिन बीज का निर्माण है ना, वो आपका बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही होगा, बिना युग्मक संलयन के ही होगा। वरना जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर आपका सभी के अंदर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन की क्रिया के द्वारा ही आपका बीज का निर्माण होगा। लेकिन इसके अंदर बीज का निर्माण होगा, बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता एक मोस्पर्मी कहते हैं। एक मोस्पर्मी के बारे में कल मैंने बता दिया था। एक का मतलब बिना, जब मतलब बिना बीज और निषेचन, बीज के बिना, निषेचन के बिना यदि बीज का निर्माण होता है तो उसको अपने अनिषेक बीजता कहते हैं। इसमें बीज, इसमें पादप, इसमें पादप का प्रवर्धन है तो बीज के द्वारा ही होता है। पादप का प्रवर्धन तो किसके द्वारा ही होता है? बीज के द्वारा ही होता है। लेकिन बीज, जो बीज बने उनका, लेकिन बीजों के विकास में, बीजों के विकास में अर्धसूत्रण का युग्मक संलयन, सूत्रण का युग्मक संलयन नहीं होता है। इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है, इसमें पादप का प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन इन बीजों, लेकिन जो बीज बने, लेकिन बीजों के विकास में अर्धसूत्रण, अर्धसूत्र विभाजन का
युग्मक आपस में मिल गए तो वो तो लैंगिक जनन हो गया भाई, वो तो लैंगिक जनन हो गया। यहाँ पर युग्मकों का आपका संलयन नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। अर्थात ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें बिना निषेचक के ही बीज का निर्माण होता है क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है। पहला चेंज करके लिखो। अर्थात ऐसा जनन है जिसमें बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है तो इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक बीजता कहते हैं, बिना निषेचन के ही यदि बीज का निर्माण होता है। ये आपका अलैंगिक जनन है कि दूसरा है वह आपका अलैंगिक जनन है कायिक जनन। कायिक जनन है या इसको अपन कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रवर्धन कह दो या जनन कह दो। कायिक जनन किसे कहते हैं? पादप के किसी भी कायिक भाग को अपन लेकर के उस पादप के कायिक भाग से यदि नव पादप का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जनन कौन सा जनन कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। जैसे पादप की तना ले लिया, पादप की जड़ ले ली, पादप की पत्ती ले ली या पादप के, तो उसके द्वारा जब नए पादप का निर्माण होता है तो उसको अपन कायिक जनन कहते हैं। इस कायिक जनन के दौरान भी पादप है ठीक अपने मूल पादप के समान ही प्राप्त होता है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं होती। ऐसा जनन जिसमें पादप के किसी कायिक भाग में पुनरुदय
नवपादप या संतति पादप का निर्माण होता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। पादप का जो भाग इस भाग में काम में लिया जाता है उसी कायिक भाग को अपन प्रवद कहते हैं। क्या इसमें बीज भाग लेगा क्या? नहीं, बीज के अलावा पादप का कोई अन्य भाग, पादप का कायिक भाग, ऐसा जनन जिसमें पादप के किसी कायिक भाग में पुनरुत्थान द्वारा, पुनरुत्थान किसे कहते हैं? जैसे कोई काट देते हैं, कटने के बाद में उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के द्वारा वो वृद्धि करेगा, तो इसको कहा जाता है पुनरुत्थान द्वारा नव पादप का निर्माण होना। क्या कहलाता है? कायिक जननी कहलाता है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं, जैसे तना होगा, जड़ का लिया अपने जो स्कंद लेते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? प्रवद कहा जाता है। कायिक जनन कायिक जनन में कायिक जनन में जिस पादप का अपने कायिक भाग लेते हैं, कायिक जनन में भाग लेने वाले पादप के कायिक जनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवद कहते हैं। भाई, जो भाग कायिक जनन में पौधे का भाग काम में लिया ना अपने, जैसे पादप के अपने तना काट दिया, ये अपना पादप है, पौधा है, इस पादप का अपने मानो यहां से ये तना काट दिया पादप का, ये तना इसका यहां से काटा है अपने, ये कटा हुआ तना है ना, ये तना क्या कहलाता है? प्रवद कहलाता है। भाई, जिस पौधे का जो भाग अपने काटा, चाहे वो जड़ मान लो, जड़ को ले लो, रूट को ले सकते हैं, स्टम को ले सकते हैं, कोई पत्ती को ले सकते हैं, जो कटा हुआ भाग है, अब यदि इससे नए पादप का निर्माण होगा ना, तो यह क्या कहलाएगा आपका? ये इस पादप का क्या कहलाता है? प्रवद कहलाता है। यानी जो पादप है, अब विभिन्न पौधे हैं, जो पौधे हैं, जड़ों का रूपांतरण भी है, आपके तनों का रूपांतरण भी है, पत्ती का रूपांतरण भी है, विभिन्न प्रकार के पौधे अपन पढ़ेंगे, उसके द्वारा जड़ के द्वारा कितने प्रकार का। तो प्राकृतिक जो कायिक जनन है, ये कायिक जनन भी आपका दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आपका कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम कायिक जनन जो मानव द्वारा निर्मित। तो कायिक जनन है, कायिक जनन भी कितने प्रकार का है? कायिक जनन दो प्रकार का। कायिक जनन को निम्न
गया है कायिक जनन। पहला भाग है कायिक जनन का, वह प्राकृतिक कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कितने प्रकार का है? पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक के कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो पौधे के किसी भी भाग के द्वारा, जैसे तना है, पत्ती है, जड़ है, उसके द्वारा अपने आप, जैसे अपन है पादप की तन शाखा को अपन काटते हैं, काट करके दूसरी जगह रोपित उसको कर देते हैं और उससे यदि नव पादप का निर्माण हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन है। इसी प्रकार से जड़ से भी हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक, पहला अपना प्राकृतिक कायिक जनन है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या प्रोपेगेशन। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की भी विभिन्न विधियां हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी आपका 4 प्रकार से होता है। तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन है, कल अपन ने पढ़ लिया था, और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और आपके जन्नांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन है। पहला आता है इसके अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर पहला आता है तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन। तनु द्वारा कायिक परिवर्धन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है प्रोपेगेशन बाय स्टैम। तनु के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टैम यानी तने के द्वारा। देखो तने भी विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं वह तने के रूपांतरण होते हैं। जैसे आपका आलू है, अदरक है, कुछ आपके भूमि के अंदर विभिन्न प्रकार के पादपों के रूपांतरण हैं। जैसे कंद के द्वारा अदरक में होता है, आलू के अंदर होता है, कंद के द्वारा होता है, सल्क कंद के द्वारा लवसन के अंदर होता है। सल्क कंद जैसे लवसन होता है तो लवसन की यानी गांठी सी पाई जाती है ना, इस प्रकार से लवसन में। तो ये क्या है? एक सल्क कंद है। अब यदि इस सल्क कंद को अपन एक को ही क्या करते हैं? भूमि के अंदर रोपित करते हैं, और रोपित करने के बाद में क्या हो जाता है? उससे नव पादप का निर्माण हो जाता है। उसी से एक से ही बना
भाई एक से हुआ ना, और फिर एक से क्या हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार का जन्म कौन सा जन्म कहलाता है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में लवसन क्या है, तने का रूपांतरण है। लवसन क्या है, तने का रूपांतरण है। निम्न पादप पे तनु के रूपांतरण है। इसके अंदर देखो, जो तने के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, ये तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन आपका किस किस में किसके द्वारा होता है। लेकिन इसके अंदर में जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी, जैसे लवसन का ही मैंने एग्जाम्पल दिया। लवसन को यदि अपन अब इस समय यदि लवसन को बुआई करते हैं, अर्थात लवसन की जो सख्त कंद लिया और उसको भूमि के अंदर रोपित कर देते हैं, तो उससे क्या पादप का निर्माण होगा, क्या नहीं होगा। परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, तभी क्या होगा, उसका प्रस्फुटन होगा, अर्थात नया नव पादप है वो आपका प्राप्त होगा। तो जो तनु का रूपांतरण है, वो तनु का रूपांतरण किस किस का रूपांतरण है, ये अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अंदर जैसे आपका प्रकंद है, वो आलू है, एग्जाम्पल इधर प्रकंद, प्रकंद के अंदर अदरक, अदरक के कंदे, आलू, कंदे, आलू, सल्क कंदे, सल्क कंदे, सल्क कंदे, लवसन, लवसन, प्रकंदे, प्रकंदे, यह है आपका अरबी, अरबी, ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी जो जमीन के ऊपर जैसे दूब है, घास है, ये आपकी ऊपरी भूस्तारी के अंदर आती हैं। दूब, घास आदि। अंत्य भूस्तारी, भूस्तारी जैसे पुदीना, अंत्य भूस्तारी जैसे पुदीना, अंत्य भूस्तारी पुदीना। भूस्तारी, भूस्तारी स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, एक हो रह गया भूस्तारी का जो जलकुंभी, भूस्तारी का जलकुंभी, जलकुंभी, ये कुछ एक है।
इनके अंदर अनुकूल परिस्थितियां आने पर, जब प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनका क्या हो जाता है, प्रस्फुटन हो जाता है। यानी ये तने का रूपांतरण है। आलू है, ये भी आपका तने का रूपांतरण है। अदरक है, तने का रूपांतरण है। लहसुन है, तने का रूपांतरण है। अरबी है, तने का रूपांतरण है। दूब घास है, ये भी आपके तने के रूपांतरण है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपका पूछा जाता है। तो इसको आपको कि प्रकंद के द्वारा अदरक, कंद के द्वारा आलू, शल्क कंद के द्वारा लहसुन, प्रकंद के द्वारा अरबी, ऊपरी भूस्तारी के द्वारा दूब या घास और अंत्य भूस्तारी के द्वारा पुदीना, भूस्तारी के द्वारा स्ट्रॉबेरी और भूस्तारिका के द्वारा जल कुंभे। तो इस प्रकार से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा जाता है। यह था अपना पहला तनु के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम से। और सेकंड आता है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, propagation by roots, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय, जड़ों के रूपांतरण होते हैं जैसे आपकी शीशम है। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा ये बहुत से जो काष्ठ के पादप हैं उनके अंदर जड़ों से प्ररोह का निर्माण होता है। काष्ठ के पादपों के अंदर इसमें नया पादप बनता है जड़ों के द्वारा। जैसे मैंने बताया काष्ठ के पादप, शीशम आपका काष्ठ के पादप के अंदर ही आता है। जिससे अंदर इमारती लकड़ी काम में ली जाती है तो उसको, तो काष्ठ के पादपों के अंदर जड़ों के द्वारा आपका नव पादप का निर्माण होता है। जैसे वो नया पौधा बनता है, यानी जड़ों से नए पादप का निर्माण होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, जड़ों के, जैसे नीम है, चमेली है। तो जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नीम, चमेली, नीम है, चमेली है, शीशम है, शीशम, सीरस, सीरस आदि जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन आपका पाया जाता है। इनमें कंदे मूल होते हैं और जो कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं इसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन पादपों में पादप बिल्कुल अपने संवहनी जीव है वो उत्पन्न करते हैं। जैसे जड़ के द्वारा और आपने अपस्थानिक की कलिकाएं उत्पन्न होती है, जैसे शकरकंद है। तो शकरकंद है आपकी क्या है, जड़ों का रूपांतर है। शकरकंद क्या है, जड़ों का रूपांतरण है। एस्पेगेरिस है, डहेलिया है, ये भी आपका जड़ों का रूपांतरण है। तो शकरकंद है, डहेलिया है, इनके अंदर अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं उन जड़ों से क्या निर्माण हो जाता है, इनका निर्माण होता है। ये एस्पेगेरिस है, ब्रेक्स है आदि। इस ये जड़ों का रूपांतरण है। शकरकंद है वो आपकी जड़ी है, देखा है भूमि के अंदर लगती है, लेकिन धीरे धीरे जड़ है, धीरे धीरे क्या अवशोषित पदार्थ
लेती है, अवशोषित करके क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इस प्रकार जो अपन क्या कहते हैं जड़ों के रूपांतरण है। तीसरा है वह आपका पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे पत्थरचट्टा है, ब्रायोफिलम है, इनके अंदर है पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन इसके अंदर पाया जाता है। तो तीसरा है पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोगेशन बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव बाय लीव्स, पत्ती के द्वारा। जैसे मैंने बोला अभी आपके पत्थरचट्टा में ब्रायोफिलम की पत्ती के अंदर, इसके अंदर किसके द्वारा होता है, इन्हीं के द्वारा ही आपका कायिक जनन पाया जाता है। किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। यानी इसके किनारों से जो पत्थरचट्टा है, पत्तियों के किनारों से कायिक जनन होता है। और जो बिगोनिया पादप है, बिगोनिया पादप में पर्णवृंत तथा शिराओं की सतह से कलिकाएं निकलती हैं। पत्थरचट्टा में पत्तियों के किनारों से पत्थरचट्टा में पत्तियों के किनारों से तथा बिगोनिया में पर्णवृंत व शिराओं से कलिकाएं निकलती हैं। ये कलिकाएं नवपादप का निर्माण करती हैं। ये जो कलिकाएं निकलती हैं ये नवपादप का निर्माण करती हैं। और ये जो नवपादप होता है, इस नवपादप को अब अपने जनक पादप से क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, अलग करके एक नए पादप का निर्माण करे दिया जाता है। तो उसको उचित जगह के ऊपर रोपित कर दिया जाता है। लास्ट का है वह है जननांगों के द्वारा कायिक जनन, जननांगों के द्वारा कायिक जनन। जननांगों द्वारा कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके द्वारा वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी जनन अंगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन है वो भी आपका इसके द्वारा पाया जाता है। इनके इन जनांगों के द्वारा जो अगेव है, ग्लोबा है, डायोस्कोरिया है, इनके अंदर है ये आपका पाया जाता है। जनांगों के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। जैसे अगेव, ग्लोबा, अगेव, ग्लोबा, डायोस्कोरिया, लिलियम आदि में जननांगों के द्वारा कायिक जनन पाया जाता है। यानी इसकी जो पुष्प कलिकाएं निकलती हैं उसके द्वारा जो आपके पुष्प कलिकाएं हैं वो नीचे गिर जाती हैं, और नीचे गिरने के बाद में उसे से क्या हो जाता है, आपके नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, आपका जननांगों के द्वारा कायिक जनन कहलाता है। ये अपने कायिक जनन पूरे हुए 4 प्रकार के। पहला तनु के द्वारा कायिक जनन, दूसरा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तीसरा आपका जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब है अपना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, जो मानव द्वारा निर्मित जो विधियां हैं उनको अपन कृत्रिम कहते हैं। इसको अपन कल के पीरियड के अंदर पढ़ेंगे। जितना काम हो जाता है उस काम को आपको तुरंत उसी दिन अपनी नोटबुक के अंदर लेके जरूर उतारना है। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनको भी आपको ये मैसेज पहुंचाना है, और अपने होमवर्क के जो काम है उस होमवर्क की कॉपी के अंदर भी काम है वो सुव्यवस्थित तरीके से आपका क्या होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है उनको तुरंत आपको ये मैसेज है पहुंचाना है। 10th क्लास की क्लासें हैं वो भी आपकी शुरू हो गई हैं, तो 10th वाले चाहे आपका छोटा भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके पड़ोस के अंदर हो सकता है, जो भी है उसको आपको मैसेज पहुंचाना है। और अपने चैनल के बारे में सभी को पता हो गया होगा, यदि नहीं पता है तो उसके बारे में भी बताना है, जिसके कारण से अधिक विद्यार्थी को है इसका पता लग सके और वो अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रखे। थैंक यू।